हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल नॉलेज बाई जी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर करते हैं। आज भी हम आपके लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं, तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीआरपीसी के प्रोविज़न के अनुसार पावर टू रिकॉल एनी विटनेस कैन बी एक्सरसाइज, यानी कि जो किसी विटनेस को बुलाने की शक्ति है वो दी गई है। कब, किस सिचुएशन में? इन सभी ऑप्शंस के अनुसार आपको पता लगाना है। कौन सा इसका सही जवाब है, अगर आपको पता है पहले से ही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है, इवन आफ्टर एविडेंस ऑफ बोथ द साइड इज क्लोज, यानी कि दोनों प्रोसिक्यूशन के, डिफेंस के, दोनों तरीके के जो एविडेंस हैं वो ख़त्म हो चुके हैं उसके बाद, यहाँ तक कि इवन आफ्टर द एविडेंस ऑफ द प्रोसिक्यूशन इज़ क्लोज, यानी कि प्रोसिक्यूशन के जो गवाही है, जो एविडेंस है, जो साक्ष्य है वो क्लोज हो चुके हैं। बट यहाँ पर डिफेंस के अभी क्लोज नहीं हुए हैं। उसके क्लोज होने से पहले जो है क्या किया जा सकता है, विटनेस को बुलाया जा सकता है। तीसरी चीज़ क्या है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस क्लोज होने से पहले, लेकिन यहाँ पर प्रोसिक्यूशन शू मोटो के द्वारा ऐसे विटनेस को बुला सकता है। थर्ड क्या कह रहा है, इन सभी में से कोई भी सही नहीं है। अब बात करें विटनेस को बुलाने की पावर की, तो मजिस्ट्रेट साहब जब चाहें जो है विटनेस को बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है इससे मेल नहीं खा रहा है। तो जो फर्स्ट है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। इवन आफ्टर द एविडेंस ऑफ द बोथ साइड इज क्लोज, मजिस्ट्रेट हैव द पावर, कोर्ट हैव द पावर टू रिकॉल द विटनेस। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन ये कहता है कि ये जो सभी ऑप्शन दिए गए हैं, ये जो सभी सेक्शन दी गई हैं, किस सेक्शन में ये बात की गई है कि जो एक्यूज्ड की पर्सनल अटेंडेंस को की छूट दी जा सकती है? मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे बताया है, शायद आपको याद होगा, तो आपको इसका जवाब आता होगा। अगर आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब है 205। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है ये कि 90 दिन और 60 दिन हो चुके हैं, एक्यूज अभी भी जेल में है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो रही है, तो ऐसे में कब उसके पास राइट होगा बेल का? लेकिन यहाँ पर ये तो हमें पता था कि 90 दिन और 60 दिन का समय है। 90 दिन में तीन चीज़ें थी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजमेंट, 10 साल की पनिशमेंट, तो यहाँ पर राइट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट बेल हम उसे कहते हैं, स्टैच्यूटरी बेल। इसके अलावा उसने कोई और अपराध किया है तो 60 दिन तक अगर कस्टडी में है तो उसके पास राइट हो जाएगा बेल का। लेकिन इन ऑप्शंस के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है ये हमें पढ़कर ही पता चलेगा। अगर पहले ही आपने पढ़ लिया है, पता चल रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए वीडियो को पॉज करके। क्या कहता है, बी रिलीज ऑन बेल ऑन मेकिंग एन एप्लीकेशन, कि आवेदन करना होगा बेल पर रिलीज होने के लिए। दूसरा क्या है, आवेदन की ज़रूरत नहीं है, एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, उसे डिस्चार्ज ही कर दिया जाएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, ये सभी ही करेक्ट है। तो आपके अनुसार कौन सा सही है? मेरे अनुसार तो जो है फर्स्ट सही है, क्योंकि बिना आवेदन के क्यों करेंगे मजिस्ट्रेट साहब? करेंगे ही नहीं। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, यह स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखी हुई है यह किस केस के अंदर कही गई थी? यहाँ पर क्या कहा गया है कि ये फॉलोइंग केसेस हैं। इन सभी केसेस में से आपको पता लगाना है कि 370 के रेवोल्यूशन जब चल रहा था जम्मू और कश्मीर में, तो इंटरनेट सस्पेंड कर दिया गया था, और इससे रिगार्डिंग हमारी 144 धारा थी जो लगाई गई थी। किस केस में लगाई गई थी? अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं इसका जवाब बता देता हूँ। थर्ड केस था हमारा, इस केस के अंदर ऐसा किया गया था। अब हम बात करते हैं हमारे अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है कि सीआरपीसी का सेक्शन 82 जो बात करता है प्रोक्लेमनेशन के बारे में, तो वो कहाँ कहाँ पर पब्लिश की जा सकती है? अब किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित कर दिया गया तो वो किस तरीके से, क्या प्रोसीजर होगा उसके बाद उसे प्रोक्लेम्ड
ऑफेंडर घोषित किया जाएगा। सबसे पहली चीज़ क्या है कि इट शैल बी पब्लिकली रीड, उसे पढ़ा जाएगा ऐसे प्लेसेस पर, उसके होम टाइम के जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है, यानी कि जहाँ पर रह रहा है वहाँ पर उस प्रोक्लेमेशन को पढ़ा जाएगा कि ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। दूसरा चीज़ क्या है, उसे चिपकाया भी जाएगा जहाँ पर वो रह रहा है, होम टाउन है, ऐसे प्लेसेस पर। तीसरा क्या कह रहा है कि उसकी कॉपी जो है कोर्ट हाउस यानी कि कोर्ट के अंदर भी लगाई जाएगी कि ये एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। फोर्थ ऑप्शन है ये सभी सही है। अगर आपने सेक्शन 82 को पढ़ा है तो आपको पता होगा इसका सही जवाब क्या है। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी सही है। अब आगे हम पढ़ते हैं, आज हम इस सेक्शन को ही डिस्कस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ आएगा अगर क्रिमिनल केसेस को आप देखते हैं। सेक्शन 82 जो बात करता है प्रोक्लेमेशन के बारे में, अगर कोई पर्सन भाग जाता है, भगोड़ा हो जाता है, एब्सकॉन्ड कर जाता है, क्या कहता है सब सेक्शन 1 कि इफ़ एनी कोर्ट हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom as warrant has been issue। सबसे पहले तो क्या किया जाता है, समन भेजा जाता है। उसके बाद व्यक्ति नहीं आ रहा है तो उसके वारंट किए जाते हैं, बेलेबल वारंट। नहीं आ रहा है, थर्ड स्टेप आएगा नॉन बेलेबल वारंट। अब नहीं आ रहा है तो यहाँ पर सेक्शन 82 की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है। यही बात यहाँ पर मैंने समझानी थी कि यहाँ पर जो वारंट उसके निकले थे वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि क्या कर रहा है वो अपने आप को छिपा रहा है, अपने आप को छिपा रहा है या भाग जा रहा है, यहाँ से है ही नहीं, तो पकड़ेंगे किसको। तो वहाँ पर ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर क्या किया जाएगा, क्योंकि वारंट तो एग्जीक्यूट हो नहीं रहे हैं, अब रिटर्न में प्रोक्लेमेशन यही स्टेप है कोर्ट के पास जो वो लेगी। तो ऐसे में ये स्टेप लिया जाएगा जो कि रिक्वायर्ड होता है, जो ऐसी प्रोक्लेमेशन जो यह कहती है कि आपके अगेंस्ट ये सभी प्रोसीडिंग हो चुकी है, अब ये प्रोसीडिंग हम चालू कर रहे हैं, अब आपको यहाँ पर इस स्पेसिफाई समय पर, इस स्पेसिफाई प्लेस पर जो है आना है, जो इस प्रोक्लेमेशन में लिखा हुआ है, एंड दैट टाइम नॉट लेस देन 13 डेज, और ये 30 दिन से कम का समय नहीं होगा जब से प्रोक्लेमेशन इशू की गई है। तो यहाँ से भी जो है आपका क्वेश्चन बन जाता है। बात करें सबसेक्शन 2 की, क्या कहता है कि कहाँ कहाँ पर पब्लिश किया जाएगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहले तो उसे रीड किया जाएगा, उसे एफेक्स किया जाएगा। रीड कहाँ पर किया जाएगा, जहाँ पर वो ओरिजिनली रह रहे हैं। उसको चिपकाया कहाँ पर जाएगा, जहाँ पर वो व्यक्ति रह रहा है। तीसरी चीज़ क्या है कि कोर्ट रूम के अंदर भी उसे जो है क्या किया जाएगा, चिपकाया जाएगा कि ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और शामिल की गई है कि उसे डेली न्यूज़पेपर में सर्कुलेट भी किया जा सकता है, जहाँ पर वो व्यक्ति ओरिजिनली रह रहा है, वहाँ पर जो भी न्यूज़पेपर वाला न्यूज़पेपर देता है उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया जाएगा। बात करें सबसेक्शन 3 की, क्या कह रहा है कि ये जो भी ये प्रोक्लेमेशन इशू की जाती है कि उसे पर्टिकुलर डे पर वहाँ पर आना है और वो नहीं आता है, तो जब उसे पीओ निर्धारित कर दिया जाएगा और ऐसे में वो प्रोक्लेमेशन मानी जाएगी और वो एक ठोस सबूत होगा, एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा उसके अगेंस्ट में। इसके अलावा सबसेक्शन 4 क्या कहता है कि इन सभी केसेस में, ये जितने भी सेक्शन दिए गए हैं आईपीसी के, इन सभी में अगर उसने कोई अपराध किया है और उनके अगेंस्ट प्रोक्लेमेशन पब्लिश की गई है सबसेक्शन 1 के अनुसार, और ऐसे में वो पर्सन फेल हो जाता है क्या करने के लिए, इस प्रोक्लेमेशन को अप्लाई करने के लिए, यानी कि इस प्रोक्लेमेशन में जो समय सीमा दी गई है कि आपको वहाँ पर आना है, उस प्लेस पर आना है, वो नहीं आ रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, स्पेसिफाई प्लेस और स्पेसिफाई टाइम रिक्वायर्ड बाय द प्रोक्लेमेशन, द कोर्ट में आफ्टर सच इंक्वायरी एज मे इट थिंक फिट, यानी कि कोर्ट को जैसा सही लगेगा वो करेंगे। साथ ही उस व्यक्ति को पीओ जो है निर्धारित कर दिया जाएगा और वो उसी डेट से जो है इफेक्ट में आ जाएगा, जब इस चीज़ को डिक्लेयर किया जाएगा उसी डेट से वो प्रभावित हो जाएगा। पीओ टर्म मैंने पहले भी यूज़ की है, ये यहीं की है पीओ टर्म जो आपको कोर्ट में यूज़ करने को मिलेगी। पीओ टर्म का मतलब होता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर।
अब बात करते हैं इसके सब सेक्शन 5 के बारे में। ये कुछ नहीं बता रहा है, ये केवल इतना बता रहा है कि सब सेक्शन 2 और सब सेक्शन 3 के प्रोविज़न अप्लाई होंगे डिक्लेयर करने के लिए सब सेक्शन 4 के द्वारा। अगर कुछ भी डिक्लेरेशन बनाई जाती है, साथ ही सब सेक्शन 1 पर भी इस तरीके के प्रोविज़न अप्लाई होंगे पब्लिश करने के लिए ऐसी प्रोक्लेमेशन को। तो आज हमने इस वीडियो में इम्पोर्टेंट सेक्शन को कवर किया है। इसके अलावा हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर किया, केस लॉज को भी कवर किया। तो अगर वीडियो अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए जुड़े रहिए अमित कुमार नॉलेज बाय जी के साथ।